इस ब्रह्मांड में निकाय के अलावा जो कुछ भी है बेटा उसको क्या बोलते हैं? परिवेश बोलते हैं। सिस्टम और परिवेश के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं हो तो उसको क्लोज सिस्टम कहा जाता है। मतलब अगर इनिशियल मोल 1 होते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी ही होती है जितना मोल खर्च हुए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग लगाएं, वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में संबंध। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेपर डेंसिटी एवं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में संबंध। वेपर डेंसिटी को बोलते हैं वाष्प घनत्व और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। सबसे पहले तो आप सभी को इस बात को समझना होगा कि वाष्प घनत्व और वियोजन स्थिरांक का मतलब क्या है। वाष्प घनत्व के बारे में ज़्यादा गहराई के अंदर हम जब गैसों का गुण पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। वो एक ही दिन का चैप्टर होगा, छोटा सा स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का एक चैप्टर होता है 11th के अंदर। तो वो एक बहुत छोटा सा चैप्टर जहाँ पे आप पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अध्ययन किया जाएगा। अभी अपन इसके फॉर्मूले पे ज़्यादा बात करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ काम आएगी वो इसका फॉर्मूला काम आएगी। दो चीज़ें हैं जो उस चैप्टर की हैं, उसको एज इट इज़ नोट करो पहले। एक होता है एम एवरेज, कैपिटल एम एवरेज। हो सकता है इसके बारे में आपने सुना ही नहीं हो कभी। ये होता है टोटल मास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लिखो, कुल द्रव्यमान डिवाइड बाय कुल मोल। मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे हम एम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। दिमाग में फिट करो या फिर इसको लिखो जैसे तुमको ठीक लगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई बंद निकाय है तो बंद निकाय के लिए कुल द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है। यह बंद निकाय के लिए, ये बंद निकाय के लिए फिक्स रहेगा। बंद निकाय क्या होता है? एक ऐसा क्लोज सिस्टम जिसका बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स है थोड़ी मोटी, मैं बता देता हूँ आपको हल्का फुल्का। आप जिस पोर्शन की स्टडी कर रहे हो उसको अपन सिस्टम बोलते हैं, मतलब उसको हिंदी में निकाय बोलते हैं। इस ब्रह्मांड में निकाय के अलावा जो कुछ भी है बेटा उसको क्या बोलते हैं? परिवेश बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इसके बाद में अपना अगला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स ही होगा, सिस्टम और परिवेश के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं हो तो उसको क्लोज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस आ रही है? रेज योर हैंड्स। आवाज आ रही है ना? ठीक है। हाँ, एक और बात, अब अगर सिस्टम क्लोज है तो सिस्टम के अंदर जितना भी द्रव्यमान है वो आपस में रिएक्शन करता रहेगा। द्रव्यमान ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। हाँ, अगर कोई गैस होती मान लो और सिस्टम क्लोज नहीं होता, कंटेनर आपका बंद होता, तो क्या होता? गैस उड़ चुकी होती, राइट। जिसको भी वॉइस का इशू आ रहा है एक बार बैक जाकर के वापस कनेक्ट करो, है ना। ये आपके इंटरनेट का एरर है, आपकी साइड से एरर है मतलब, तो अपना एक बार वापस से बैक होकर कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, डन। आगे बात करते हैं।
वेपर डेंसिटी के लिए कौन सी चीज याद रखनी होती है वो देखो, वेपर्स डेंसिटी अगर अपन मिक्सचर की लिखते हैं ना, वेपर डेंसिटी अगर अपन किसी मिक्सचर की लिखेंगे तो वो होता है m एवरेज डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा अभी तो, जस्ट नोट इट डाउन और इसको अच्छे से याद कर लो, भूलना नहीं है इसको किसी भी हालत में, कि वेपर डेंसिटी मिक्सचर की जो होती है वो होती है m एवरेज बाय 2, m एवरेज बाय 2। और यहाँ से एक पॉइंट और आता है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं m एवरेज की वैल्यू रख दूं तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू कुल द्रव्यमान अपॉन कुल मोल, तो कुल द्रव्यमान अपॉन कुल मोल, ऐसे हो सकता है। जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान देकर के समझने की है वो ये है कि वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो है, एज यू कैन सी, टोटल मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ध्यान से देखो, वेपर डेंसिटी मिक्सचर की जो आ रही है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। मतलब अगर कोई ऐसा सवाल करने को मिल जाए हमें जिस सवाल में वेपर डेंसिटी बाद की अपॉन वेपर डेंसिटी पहले की बतानी हो, तो हम उसको बाद का नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे और पहले के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस इसको बहुत अच्छे से याद रखना, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम के अंदर ये सबसे काम की चीज है। अभी मैं सवाल करवाऊंगा तो आपको और बेहतर आइडिया होगा, है ना। हाँ नीरज, बोलो बालक। नीरज कुछ कह रहे थे, अनलॉक करो, अनम्यूट करो, बोलो। हाँ बोलो, फिर आप बोलो। अच्छा सही है सर। समझ में आ गया? सर कोई डाउट नहीं सर। ओके ठीक यस है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। विनीत एक मिनट अनम्यूट करना। यस सर। वेपर नमस्ते। नमस्ते। वेपर डेंसिटी और मोल्स के बीच का कनेक्शन ये है, ग्राफ कैसा बनेगा इनका? ये ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? वेपर डेंसिटी और मोल्स के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, बता सकते हो? देखो, छोटे छोटे सवाल हैं, छोटा छोटा। हाँ बताओ। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, ओके बेटा। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। तो एक तो ग्राफ को याद रखना है, दूसरा ये फॉर्मूला याद रखना है। दिस फॉर्मूले पे अगेन मैं कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 2-3 बार लिख दिया है इसीलिए क्योंकि इस पे सवाल बनेगा, है ना। चलो नोट इट डाउन। अब अपन थोड़ा कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। विघटन की अभिक्रिया के लिए फॉर डिसोशिएशन रिएक्शंस, दिमाग में अल्फा को लेकर के कुछ बात बिठाओ। अल्फा क्या है? अल्फा है, मैंने, एक सेकेंड, डिग्री और वियोजन, वियोजन की कोटि है ये, स्थिरांक नहीं है। वियोजन की कोटि, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है।
अल्फा को लेकर के दिमाग में क्या बिठाना है, कितने मोल खर्च हुए डिवाइड बाय ओरिजिनल कितने थे। बस खर्च होने का मतलब क्या है, खर्च होने का मतलब है इसमें संयोजन भी हो सकता है और इसमें वियोजन भी हो सकता है। लिख लो, इस फॉर्मूले को एकदम बढ़िया से दिमाग में फिट करके रखना, बहुत बढ़िया से। अभी अपन जो अभिक्रिया ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, अभी अपन जो अभिक्रिया देख रहे हैं वो वियोजन वाली ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है विघटन वाली ले रहे हैं, मतलब वियोजन वाली ले रहे हैं। चलो, मैथ्स की क्लास कब से स्टार्ट होगी, मैथ्स की क्लास कल से स्टार्ट हो जानी चाहिए, समय रहेगा दिन का, ठीक है। बात हो गई थी सर से, कल हो जाएगी अभी स्टार्ट। अल्फा क्या है पता है ना, वियोजन की कोटि। आधी जनता इसमें दुखी रहती है, इसलिए इसको ध्यान से सीखना। अब लिखना बंद कर दो, इधर ध्यान दो। जितना लिख लिया ठीक है, अब लिखना बंद कर दो, इधर ध्यान दो। मान लो आपके पास ए गैसियस है और ये टूट रहा है एन बी के अंदर, गैसियस। इसका क्या मतलब है, समझ आया बेटा? इसका मतलब यह है कि एक कोई गैस है जिसका विघटन हुआ, जो ब्रेक हुई और अन्य उत्पाद के अंदर टूट रही है, इसको विघटन कहते हैं, वियोजन कहते हैं। अगर बहुत सारे लोग मिलकर के एक बनाएं तो उसको संयोजन कहते हैं, एक टूट करके बहुत कुछ बनाएं तो उसे वियोजन कहते हैं, है ना। चलिए आराम से सुनना। अगर मैंने टाइम बराबर 0 पर इसका 1 मोल लिया और इसके 0 मोल लिए, तो टाइम बराबर टी पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ध्यान से देख लेना। तो टाइम बराबर टी पर क्या होगा, एक में से अगर x खत्म हुआ तो ये कितना बन जाएगा, nx बन जाएगा, है ना। ये तो हमको आता है, बहुत अच्छे से आता है। अच्छा बेटा, ये x क्या है, x का मतलब है जितने मोल खत्म हुए या जितने मोल वियोजित हुए या जितने मोल विघटित हुए या जितने मोल फिनिश हुए, वो हमारा क्या है, x है। ओके, जरा इस फॉर्मूले में आते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिखेंगे, अल्फा वियोजन की कोटि बराबर, लिखना नहीं, सुनो बस, कितने मोल खर्च हुए। सर हम तो कह रहे हैं ना कि x मोल खर्च हुए, हाँ, तो यहाँ आ जाएगा x डिवाइड बाय ओरिजिनल कितने थे, सर ओरिजिनल थे 1, ओरिजिनल थे 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा आ गया। मतलब अगर इनिशियल मोल 1 होते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी ही होती है जितना मोल खर्च हुए हैं। जैसे x मोल खर्च हुए तो x ही क्या आ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक बात दिमाग में बिठा लो अच्छे से। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 1 माइनस अल्फा, और यहां कितना बनता, एन अल्फा, ऐसे भी लिख सकते थे। एक चीज तो ये हो गई, बोलने सभी समझ आ गया, इसमें कुछ समझने जैसा था भी नहीं। अब है कुछ खास चीज, तो जैसे मान लो टाइम बराबर 0 पर मैंने इसके a मोल लिए, कितने मोल, a मोल, और ये था 0, ये कुछ नहीं बना। अब जो टाइम बराबर t है, मतलब मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, ऐसा मान लो ये टाइम कौन सा है, ये इक्विलिब्रियम वाला टाइम है। तो टाइम बराबर t पर जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, इसमें से अगर x खत्म हुआ तो ये कितना बन जाएगा,
nx बन जाएगा। मैं अगर ये 1 खत्म होगा तो वो 2 बनेगा, ये 4 खत्म होगा तो ये 8 बनेगा, अगर ये x खत्म होगा तो ये nx बन जाएगा। बेटा अब लगा के देखो अल्फा का फॉर्मूला। अल्फा बराबर कितने मोल खर्च हुए, आप कहोगे सर x खर्च हुए, वेरी गुड। अच्छा कितने मोल शुरुआत में लिए थे बेटा, कितने मोल शुरुआत में लिए थे बताओ। a लिए थे इस बार, ये आ जाएगा a, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, a अल्फा आ गया। a अल्फा को यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस a अल्फा, और यहाँ कितना बना Na अल्फा। बहुत सारे बच्चे, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ तो नहीं हुआ, तुम्हारे साथ होता है, कई बच्चों के साथ होता है, मैंने ऑफलाइन में भी देखा है ऑनलाइन में भी देखा है, पता नहीं बच्चे क्यों कभी भी ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि यहाँ पे a में से a अल्फा कहाँ से आया, ये a अल्फा कहाँ से आया। इसलिए मैं हमेशा इस टॉपिक को बहुत केयरफुली पढ़ाना पसंद करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना बचे। अब अगर मैं डायरेक्टली कहीं पे डिसोसिएशन हो रहा हो, कहीं पे विघटन हो रहा हो, डायरेक्टली अगर मैं ऐसा लिख दूं a माइनस a अल्फा और यहाँ पे a अल्फा, तो तुम परेशान तो नहीं होगे, तुम्हारे दिमाग में रहेगा कहाँ से आया। इसको अच्छे से कॉपी करके रख लो, कभी भी कन्फ्यूजन हो इसको देख लेना, इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, चलो लिख लो, अब लिख लो। इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ज़्यादा, इसको दिमाग में रखना अच्छे से बैठा करके, गलती बिल्कुल नहीं करना एग्जाम में इसके प्रति। लिख लो। ठीक है, अब देखो इसमें अब हम अपने डेरिवेशन पे चलते हैं वापस। टाइम बराबर 0 पर मान लेते हैं ये a था, ये 0 था, तो टाइम बराबर जब t हो जाएगा, मतलब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो इसमें से a अल्फा समाप्त होगा और ये Na अल्फा बन जाएगा, है ना। एक और चीज़ है, मान लेते हैं कैपिटल D जो है वो प्रारंभिक वाष्प दाब है, वाष्प घनत्व, वाष्प दाब नहीं, मैंने वाष्प दाब, हाँ वाष्प घनत्व सही है, प्रारंभिक वाष्प घनत्व है, और स्मॉल d जो है वो अंतिम वाष्प घनत्व है ना। स्मॉल d जो है वो अंतिम है, कैपिटल D जो है प्रारंभिक है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा था, वाष्प घनत्व अंतिम अपॉन वाष्प घनत्व प्रारंभिक किसके बराबर होता है बेटा, याद करो, आज आते ही पढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल्स टोटल प्रारंभिक अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टोटल अंतिम, इनवर्स ही चलता है। अब वेपर डेंसिटी फाइनल कितनी है अपन ने, स्मॉल डी मानी है, डिवाइड बाय वेपर डेंसिटी इनिशियल कितनी मानी है बेटा अपन ने, कैपिटल डी मानी है, बराबर नंबर ऑफ मोल्स शुरुआत में कितने हैं, शुरुआत में नंबर ऑफ मोल्स चेक करना सर, हाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखने होते हैं, तो ये शुरुआत है, ये इनिशियल है, तो इनिशियली देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इनिशियली, तो इनिशियल टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, a प्लस 0 a है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइनली कितने हैं, इनको पूरे को जोड़ना पड़ेगा, तो a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा 1 माइनस अल्फा प्लस Na अल्फा, ऐसे ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइनल। अब आप ऐसे देखें कि इस a से ये a गया, ये सारे a कैंसिल हो गए, तो इट टर्म कम्स आउट टू बी स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। अब एक काम करो बेटा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी माइनस डी अल्फ़ा प्लस डी एन अल्फ़ा इज इक्वस टू कैपिटल डी। फिर ये हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन निकाल लो, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन निकाल लो, इस डी को उधर भेज दो, यहाँ से डी अल्फ़ा कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा, वो डी उधर जाएगा, तो ये हो गया डी माइनस स्मॉल डी, यहाँ से डी अल्फ़ा कॉमन निकालो, ये हो जाएगा एन माइनस 1, तो अल्फ़ा यहाँ से आ गया डी माइनस डी अपॉन स्मॉल डी एन माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। धीरज सोच रहा है इतना भयंकर फॉर्मूला कैसे याद रखूंगा, रखना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि डायरेक्ट सवाल बनेगा इससे ना। अब इसमें कौन क्या क्या है उसको ईमानदारी से देख लो पहले, फिर बाद में लिख लेना। कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है और एन क्या है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। व्हाट इज कैपिटल डी? कैपिटल डी अपन ने क्या लिया था, प्रारंभिक वेपर डेंसिटी, ठीक है। स्मॉल डी क्या है, जो अंतिम वेपर डेंसिटी है। एन क्या है, एन ये रहा, जो गैसियस प्रोडक्ट है, ध्यान सुनो, जो गैसियस प्रोडक्ट है उसका जो स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनका योग है एन। एन क्या था स्टार्टिंग में, देखो गैसियस प्रोडक्ट, मान लो यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी होता, तो ये एन क्या होता, टोटल जितना गैसियस प्रोडक्ट है ना। तो एन क्या है, एन है स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। थोड़ी इंग्लिश चलती है ऐसे केस में, जो गैसियस प्रोडक्ट है उनका स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है एन। लिख लो, जितने भी हो, जैसे मान लो 2 3 4 हो तो सबको ऐड करना पड़ेगा। चलो एन का मान बताओ दोनों केस में क्या क्या होगा। इसके लिए एन की वैल्यू कितना होगा, इसके लिए एन का वैल्यू कितना होगा। हाँ विवेक, एन का वैल्यू कितना होगा इधर, पहले में 2 दूसरे में 4। अरे वाह क्या बात है, पहले में 2, क्योंकि यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2, और यहाँ पर 2 + 2 4। गलत है। देखो इस बात का ध्यान दो कि इस फॉर्मूले को ड्राइव करते वक्त अपन ने ए के कितने मोल लिए थे, 1 मोल। तो जब 1 मोल डिसोशिएट हो रहा है तो कितने गैस मिल रहे हैं, उनका स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट एन है। यहाँ पे 2a है, तो n बराबर 4 नहीं करना है, पहले इसको सिंगल मोल के लिए लिखना है। 2 से भाग लगाओ पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा a इज गिविंग b + c। अब n की वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 2। ये सही है, ठीक है। तो इस गलती को नहीं करना है। सर यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पार्ट दे दिया जाए तो? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पार्ट, एक सेकेंड वापस बोलो। यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पार्ट दे दिया जाए तो, जिसमें स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भिन्न में हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पार्ट दिया तो भी 1 मोल डिसोसिएशन को कंसिडर करना है।
हमेशा 1 मोल को ही कंसिडर करना है, क्योंकि उसी को लेकर के ड्राइव किया हुआ है सब कुछ। और हाँ, अगर फिर भी ऐसा कुछ लग रहा हो कि हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस अप्रोच से करेंगे ही नहीं। फिर हम बताऊँ किस अप्रोच से करेंगे, फिर हम केवल और केवल इस अप्रोच से करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी, ये वाली। फिर इस अप्रोच से करेंगे फ्रेश एकदम, फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। मैं करके दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है। चलो, हाँ, तो पर मोल ऑफ रिएक्टेंट लिख लो इसके आगे। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, टोटल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट पर मोल रिएक्टेंट। पर मोल रिएक्टेंट का मतलब होता है 1 मोल रिएक्टेंट के लिए, ऐसे। नाउ लेट्स सी, ये था विघटन। अब देखेंगे संयोजन। संयोजन की अभिक्रिया के लिए अब देखेंगे संयोजन की अभिक्रिया के लिए क्या होता है। मान लो ऐसा हो रहा हो कि Na कंबाइन होकर के B बना रहा हो, ये संयोजन है बेटा, ये संयोजन है। इसमें सारे कंबाइन होकर के B बना रहे हैं। जैसे मान लो 2NO2 मिलके N2O4 बना रहा हो, एग्जांपल दूं इसका, जैसे 2NO2 मिलकर के N2O4 बना रहा हूं। अब इसको समझना प्यार से। क्या तुम इस बात को मानते हो कि अगर t बराबर 0 पर ये 1 था तो ये 0 था? चलो अब बच्चे नहीं हो अब तुम। ये a था, ये 0 था। टाइम बराबर t पर जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिशमेंट पे अगर इसमें से x मोल संयोजित हुए, इसमें से अगर x मोल संयोजित हुए तो B के कितने मोल बनेंगे? हाँ विनीत बोलो। H5N। क्या बात है, x/n, बिल्कुल सही बात है। अगर ये चार से देखो यहां पे कुछ भी वैल्यू, जैसे मान लो ये है 2a से b बन रहा है। अगर 4 मोल खर्च हुए, अगर a में से 4 मोल कम होंगे तो पर 2 मोल पे एक b बनता है, पर 2 मोल पे एक b बनता है। तो वैल्यू ये आएगी, अगर इसमें से 4 कम हुए डिवाइड बाय दिस 2 मोल b बनेगा। बेसिक बात है। अब अगर इसी को अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में लिखना चाहें बेटा, तो कैसे लिखेंगे? समझदारी है तुम्हारे अंदर इतनी? x को क्या लिख दूं सिंपल में, अल्फा इंटू ए, क्योंकि अल्फा का मतलब है कितने वियोजित हुए कितने संयोजित हुए। तो कितने संयोजित हुए x, शुरुआत में कितने थे a, तो x बराबर कितना हो गया a अल्फा। तो बस x की जगह मैं लिख दूं a अल्फा, बात बन जाएगी। a में से a अल्फा खत्म होगा तो ये कितना बनेगा a अल्फा बाय n। जस्ट रिमेंबर दिस, इसको याद रखना और कुछ नहीं करना। जिन बच्चों को, अब देखो एग्जाम 20 दिन बाद ही है ना, अगले साल तो है नहीं, तो जिन बच्चों को इसको समझने में दिक्कत हो रही है वो या तो थोड़ा सा वेट करें गैसियस स्टेट का, अदरवाइज इस बात को दिमाग में भी रख सकते हैं कि अगर संयोजन हो रहा है तो ए अल्फा कम हुआ तो ए अल्फा बाय एन बनेगा, और वहां पे क्या होता है, वहां पे एन इंटू ए अल्फा होता है। कैसे भी करके आपको फिट करना है इसको दिमाग में, काम आएगा बहुत ज़्यादा। और ये आपको वो सवाल करने में भी हेल्प करेगा जो वांट ऑफ गुणांक के सवाल होते हैं। सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में वांट ऑफ गुणांक के सवाल होते हैं ना, उसमें भी आता है ये। तो एक बार कंसेप्ट दिमाग में बिठा लोगे, दो जगह की हेल्प हो जाएगी। हाँ प्रियांशु फटाफट बोलना, क्या बात है ना, बोलो जल्दी से। हेलो हम्म सर, कह रहे थे जो मतलब
प्रोडक्ट में काउंट करना था मोल, जो एन की वैल्यू, उसमें लिक्विड और सॉलिड को काउंट नहीं करेंगे ना, ओनली गैस को। 100% गैस बेटा, 100% गैस, नो सॉलिड। सर थोड़ा मोल वाला कर देगा दोबारा से, जो मैंने कहा था। वापस बोलो क्या कह रहे हो? थोड़ा वो एक्स जो वैल्यू आई है उसको थोड़ा बता देगा दोबारा से। ठीक है, देखो सिंपल याद रखो आप, इसमें से x कम हुआ तो ये nx बन जाएगा। अब x क्या चीज़ होती है, यहाँ पे आ जाओ, इसमें से x कम हुआ तो ये nx बन जाएगा। x क्या चीज़ होती है, x होता है कितना कम हुआ, तो कितना कम हुआ कितना लिया, ऐसे याद रख लो, कितना कम हुआ अपॉन कितना लिया वो अल्फा होता है। तो कितना कम हुआ वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू कितना लिया। तो x का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाता है अल्फा इंटू आपने कितना लिया। अगर 1 लिया है तो अल्फा इंटू 1 हो जाता है। यहाँ पे अपने कितना लिया था, a लिया था, तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका x आ जाएगा a इंटू अल्फा। बस ये a इंटू अल्फा एक्स की रखना है, दैट्स इट। इतना ही दिमाग में रखना है, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना अभी कि x खर्च हुआ तो x बना, ये तो हमें समझ में आता है, x की जगह a अल्फा है, बस फिक्स कर लो माइंड में। यहाँ पे x खर्च हुआ तो यहाँ पे कितना बन रहा है वो हमें समझ में आता है, x की जगह a अल्फा है, बस a है डिग्री ऑफ a है स्टार्टिंग के मोल और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इतना याद रख लो, अभी के लिए काम चल जाएगा। हाँ साहब, चलो निकालें, वही पुरानी वाली काम करते हैं जो किया था पहले, कि कैपिटल डी प्रारंभिक मान लेते हैं, कैपिटल डी प्रारंभिक डिग्री ऑफ डिसोशिएट, प्रारंभिक वेपर डेंसिटी है, और स्मॉल डी को बोल देते हैं कि ये अंतिम वेपर डेंसिटी है। अंतिम का मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर है ना। चलो क्या सिखाया था, वेपर डेंसिटी फाइनल अपॉन वेपर डेंसिटी इनिशियल किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स फाइनल। चलो पुट करते हैं, वेपर डेंसिटी फाइनल कितना है बेटा, स्मॉल डी है, वेपर डेंसिटी इनिशियल कितना है बेटा, कैपिटल डी है, नंबर ऑफ मोल शुरुआत में कितने हैं बेटा, लेट्स चेक, नंबर ऑफ मोल शुरुआत में है a, नंबर ऑफ मोल फाइनल में कितने हैं, a माइनस a अल्फ़ा प्लस a अल्फ़ा बाय n। चलो तो किससे क्या कट गया, a से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मुझे ऐसा दिख रहा है, d बाय कैपिटल D बराबर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n। चलिए एक काम करते हैं, पूरे को उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n। 1 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस 1। तो यहाँ से ये आ गया अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d, इधर आ जाएगा नीचे 1 अपॉन n माइनस 1। जैसे आप याद रखना चाहो, इट्स अप टू यू। आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन n ऊपर चला जाएगा तो n इंटू डी माइनस डी अपॉन स्मॉल d 1 माइनस n। ये लीजिए साहब, इस केस में ये फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला भयंकर कन्फ्यूजिंग है, अगर ढंग से याद करके नहीं गए तो एग्ज़ाम में लटकने के चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है लटकने के चांस। अपना पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, कैपिटल D माइनस स्मॉल d था ना, इसमें भी वही है, n माइनस 1 था नीचे, यहाँ पे 1 माइनस n है। बस ये देख लो, सेम फॉर्मूला है पहले वाला, पहले वाले में d माइनस डी था, कैपिटल D माइनस कैपिटल D था, यहाँ भी है ऊपर, यहाँ पे n नहीं था उसमें n है, इधर n माइनस 1 था, इसमें 1 माइनस n है। ऐसे इस फॉर्मूले, एग्ज़ाम में जाने से पहले किसी और चीज़ की प्रैक्टिस करके जाओ ना जाओ, इस फॉर्मूले की ज़रूर कर जाना, नहीं तो नहीं होगा, भूल जाओगे वहाँ पे जाके कुछ भी लिख के आओगे फिर, और थोड़ा भी आगे पीछे किया आंसर गलत आ जाएगा। चलिए साहब क्वेश्चन लिखिए। 2a से बन रहा है b प्लस 4c। ये सारे सवाल मतलब या तो कहीं ना कहीं के PYQs हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं सारे, ऐसे ही सवाल आपको के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे।
ना ज़्यादा ना कम। करो बालक बालिकाओं। सर लिक्विड सॉलिड को काउंट नहीं करना, नहीं करना, स्ट्रिक्टली मना है, नहीं करना। लिक्विड सॉलिड को कभी भी काउंट नहीं करते, कभी नहीं करते। मैंने आज तक तुम्हें अलाउ नहीं किया उसको काउंट करने के लिए। हाँ फॉर्मूला लगा के किया होगा ना आपने, करो। ठीक है चलो कर लें। कैसे किया बेटा, देखो तू आराम से देखना इसको, मैं इसको 2 मेथड से करा के दिखाऊंगा, और दोनों मेथड एक से बढ़कर एक होंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। सिंपल फॉर्मूला है फर्स्ट मेथड में, तो आपने भी कर लिया होगा। आंसर आया किसी का, कोई आंसर आया, कितना आया है बस चेक कर लेते हैं। हाँ कितना आंसर आया एक बार बताना मुझे। हाँ पवन कितना आंसर आया? 1/16 या 6? 1/16। ओके और किसका, सचिन? अच्छा बाइबल में बैठे हो तुम तो। विवेक ठीक है, ठीक है 0.125। ओके। हाँ जी 1/6। प्रियांशु के लिए तालियां बजा लो भाई, प्रियांशु का सही है, गुड। देखिए साहब 2A गैसियस is giving B plus 4C gaseous चलिए देखिए अब इसमें अपन टाइम बराबर 0 पे देखते हैं। कि 2 मोल से शुरुआत हुई थी है ना, ठीक है। ए के लिए अल्फा का मान ज्ञात करना, ये 0 था, ये 0 था। अगर इसमें से, चलो ठीक है यार हम फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले वाली अप्रोच से करते हैं। यहाँ पे वियोजन हो रहा है, वियोजन में फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये वाला। एक बात का ध्यान रखना कि फॉर्मूले में मिस्टेक मत करना, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, इसको अपनी कॉपी के ऊपर अच्छे से कहीं भी ढंग से लिख के रख लेना। और 2-3 तरह की मिस्टेक होती है, मैं बताता हूँ आपको अभी क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो आप। आ जाओ, कैपिटल डी, कैपिटल डी शुरुआत का होता है, बाद का होता है? शुरुआत का होता है। शुरुआत का वाष्प घनत्व दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, ओके कोई बात नहीं।
शुरुआत का वाष्प घनत्व नहीं भी दे रखा तो हमें शुरुआत में ए का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, तो ए का मॉलिक्यूलर वेट वाष्प घनत्व क्या होता है, वाष्प घनत्व होता है m/2, पढ़ाया था, कहाँ हो गया, ये रहा, इसको अच्छे से याद रखना। मिक्सचर के लिए है तो एवरेज होगा, मिक्सचर के लिए नहीं तो नॉर्मल होगा कि वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, सिंपल। तो कितनी आ गई स्टार्टिंग वाली, 50 डिवाइड बाय 2 25, माइनस स्मॉल डी कितना था, बाद का वाष्प घनत्व 20 डिवाइड बाय बाद का वाष्प घनत्व 20। एन का मान कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ना, एन का मान गैसियस प्रोडक्ट से निकलता है, तो कितने गैसियस प्रोडक्ट 4 + 1 5, परंतु ये 2 मोल से है, क्या कहा गया था आपको कि 1 मोल से निकालना, डिवाइड बाय 2, तब वो 1 मोल से निकल के आएगा, तो ये आ गया 2.5 -1। अब आप चेक करो कि आपने कौन सी गलती की थी जिसके कारण आपका आंसर गलत आया था। विवेक कौन सी गलती की थी, डेंसिटी गलत ले- डेंसिटी गलत थी, डेंसिटी क्या ले रही थी 50, हम्म, तो कैसे, ये तो मॉलिक्यूलर वेट है भाई, पेन आगे चलना ही नहीं चाहिए ना, मॉलिक्यूलर वेट 50 है तो अब कुछ भी, थोड़ी केमिस्ट्री में कुछ भी करने का मन करता है हमारा, फिजिक्स में करके देखो ऐसे, फिजिक्स में F = m में जब गलत लगाते हैं तो उसके आगे बढ़ते ही नहीं है, केमिस्ट्री में मन में आए जो करो, इससे तो केमिस्ट्री सवाल गलत होते हैं, -1 इसलिए होता है केमिस्ट्री में, और आंसर आ जाएगा, और वो आंसर लिखा भी होगा ऑप्शन में। तो केमिस्ट्री में जिसके नेगेटिव हो रहे हैं, सवाल केमिस्ट्री में करने में समय नहीं लगता है, और इक्विलिब्रियम के सवाल सारे एक जैसे लगते हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सारे सवाल एक जैसे लगेंगे तुम्हें। चलो कोई बात, म्यूट कर लो खुद को। चलिए साहब, ये तो हो गया मेथड नंबर 1, जिनको फॉर्मूला याद है। मेरे ऐसे लोग जिनको फॉर्मूला याद नहीं रहता उनके लिए होता है मेथड नंबर 2, जिनको फॉर्मूला पसंद नहीं है। कहाँ जीवन में फॉर्मूला याद करेंगे, वैसे तो दुखी रहते हैं अपन। ओके, बिना फॉर्मूले के करते हैं। फॉर्मूले याद नहीं रहते बट कंसेप्ट याद रहते हैं, उन लोगों के लिए है ये ना। बेटा मान लेते हैं कि टाइम बराबर 0 के ऊपर इसके मोल मानेंगे, दे रखे सवाल में 2 मोल है, बहुत बढ़िया, तुम बने नहीं हो तो 0 रहो। टाइम बराबर t पर, t क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम है ना, तो टाइम बराबर t पर, अब लिखो मत, देख लो, मान लेते हैं इसमें से x खर्च हुआ, तो इसमें से x खर्च होगा तो ये कितना बनेगा, अगर इसके 2 मोल खर्च होते हैं तो इसका आधा मोल बनता है। स्टोइचियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट 2-2 3-3 बार पढ़ लिया अटल बैच के बच्चों ने, फिर भी नहीं आ रहा भाई। अगर इसमें से x कम होगा तो सामने वाले का x/2 बनेगा ना, अजय गुप्ता, समझ आ गया बेटा, है ना। 2a से b बन रहा है तो a से बन रहा है b/2, तो x से कितना बनेगा, जब x कम होगा तो x/2 बन जाएगा यहाँ पे, और ये कितना बनेगा, इसका डबल ये बन रहा है, अगर ये 2 है तो ये 4c है, मतलब डबल, तो x का 2x यहाँ पे बनेगा। कुछ बच्चों को ये पसंद नहीं आता, वो कहते हैं ना 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 ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे कि 2 में से 2x इसके ख़त्म हुए तो x इसके बने और 4x इसके बने, ऐसे चाहते हैं वो। कुछ को ऐसे पसंद आता है, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरे को 2 से डिवाइड लगा तो वही तो आ जाएगा, ऊपर जो लिखा हुआ है जस्ट डिवाइडेड बाय 2, यही तो आ जाएगा। आपके अंदर फील आना चाहिए, स्टोइचियोमेट्री फील करने की चीज़ है ऐसा। ओके बेटा, अब क्या करें, अब वही करेंगे जो हमें आता है, वेपर डेंसिटी फाइनल अपॉन वेपर डेंसिटी इनिशियल बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स फाइनल। अब ये मत बोलना ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट है, फॉर्मूला नहीं है। हमें पता है कि वेपर डेंसिटी नंबर ऑफ मोल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अपन ने ऐसे लिख दिया। चलो, वेपर डेंसिटी फाइनल कितनी दे रखी है 20, वेपर डेंसिटी इनिशियल कितनी दे रखी है 25, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कितने दे रखे हैं बेटा, इधर से निकालो ना, मैं कहाँ देख रहा हूँ, इनिशियल ये कितने हैं 2, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स फाइनल कितने हैं 2 - x प्लस x/2
प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो। चलो करो, कितनी आ रही है। पूरा सॉल्व मत करना, 1/, के हिसाब से निकालना कितनी आ रही है x की वैल्यू। गया, वेरी गुड, ओके 1/3 आ गया, जबकि आंसर तो 1/6 आना चाहिए था। तो प्यारे बच्चों, ये x निकाला है तुमने, कितने मोल खर्च हुए वो निकाला है। अल्फा क्या होता है, कितने खर्च हुए डिवाइड बाय कितने लिए थे। कितने खर्च हुए डिवाइड बाय ओरिजिनल कितने थे। तो कितने खर्च हुए, आपने माना x खर्च हुए, कितने लिए थे, 2 लिए थे। तो अल्फा कितना हो गया, 1/3 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1/6। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लो तो भी ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं निकाल पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप उसको कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। और कंसेप्ट में कंसेप्ट लगते हैं, फिर हर जगह कंसेप्ट लगते हैं। तो कंसेप्चुअल बच्चा कर रहा है तो हर जगह लास्ट तक कंसेप्ट लगाता हुआ चलेगा वो, ये चीज़। ओके, तो अब कुछ सवाल किए जाएं, अगला सवाल देते हैं। हो गया सबसे, रेज योर हैंड्स, क्लियर है, डाउट वाउट तो नहीं है, आसान था ना, ठीक है। अब आप इक्विलिब्रियम का कोई भी सवाल कर सकते हो, आप करना, अब जो भी शीट में पढ़ा हो आपके कैप्सूल बुक में, जो भी सवाल करने का मन करे आप कर सकते हो। बस इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है ली चैटियर प्रिंसिपल, जिसको अपन अगली क्लास में फिनिश करके चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कराई जाए, तो चलिए सवाल कीजिए। थ्योरी होगी, अब सवाल करेंगे ना। कैसा है आंसर, चलो करें, करते हैं, अच्छे से करते हैं। चलिए टाइम बराबर 0 पे बात करते हैं। तो टाइम बराबर 0 पे PCl5 कितना है बेटा, PCl5, अच्छा देखो एक काम करते हैं, 1 ले लेते हैं, सिंपल। परसेंटेज निकालना है ना अपन को, तो परसेंटेज तो डिपेंड करेगा नहीं मोल के ऊपर, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज में 1 लेके कर लो, 5 लेके कर लो, आंसर सेम ही आएगा भाई। जब आप परसेंटेज निकालने जाते हो तो 1 लो, 5 लो, 10 लो, आएगा तो 100% के हिसाब से ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 मान लो, ये 0, ये 0। एक फ़ायदा होता है 1 लेने का, क्या, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एल्फा सेम चीज़ होती है, पता है ना आपको, कि अगर आप 1 मोल स्टार्टिंग में लोगे तो एक्स और एल्फा बराबर होते हैं। लिखना बंद, सुनना शुरू, समझना शुरू, कैसे किया कैसे नहीं किया मुझे नहीं मतलब, जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। देखो जब अपन 1 लेते हैं तो एक्स एंड एल्फा आर सेम, है ना, इसलिए मैंने 1 ले लिया। परसेंटेज निकालना लास्ट में वैसे भी लोड किया जीवन में। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में भी लोड नहीं है, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कितने मोल खर्च हुए डिवाइड बाय कितने लिए थे, तो वैसे भी वो एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है कि आप स्टार्टिंग में क्या लेते हो। तो ऐसा कर दे बेटा, 1 माइनस एल्फा एल्फा एल्फा। चलो केपी लिखते हैं। क्या आपको केपी का फॉर्मूला पता है, किस किस बच्चे को केपी का फॉर्मूला पता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो केपी का फॉर्मूला पूछते हैं अदिति से, बताओ बेटा। सर केपी बराबर होता है केपी बराबर केसी नहीं वो वाला, इंटू 1/v। नहीं नहीं वो वाला नहीं, हाँ चलो ठीक है, कह सकते हो आप, केसी कह सकते हो, ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा
अपॉन 1 माइनस एल्फा, ऐसे है ना, इस हिसाब से लिख दिया। 1/v डेल्टा एन जी। 1 अपॉन वी डेल्टा, नहीं बेटा, के पी के पी के पी के पी। 10/pt की पावर फिर डेल्टा एन जी हो जाएगा। हाँ, कितने बच्चे ये लिखना भूल गए थे? ईमानदारी से हाथ ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बस हो गया सवाल गलत। चलिए साहब, तो के पी कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा इंटू टोटल 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 मोल। टोटल मोल कब के होते हैं? टोटल मोल होते हैं इक्विलिब्रियम के। तो इक्विलिब्रियम के टोटल मोल क्या है? ये रहे, 1 माइनस एल्फा बेटा म्यूट कर लो खुद को। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा अपॉन टोटल प्रेशर कितना था? 1 एटमोस्फेयर दे रखा था, डिवाइड बाय डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? डेल्टा एन आ रहा है इधर 2 माइनस 1 1, ठीक है, पावर 1 कर लोगे। बस यहाँ से अब अल्फा निकालना है। बस हमने मजे मजे में फॉर्मूला गलत लिख दिया। इट वॉज पी टी अपॉन डेल्टा एन, समेशन ऑफ एन अपॉन डेल्टा एन, 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा लिख दो डायरेक्ट। ये अब सही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आ गया। ठीक है, ऐसे करना था। क्या ये आंसर है? आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज अल्फा निकालना, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है ना बेटा अल्फा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाता है। क्योंकि इसका फॉर्मूला ही वैसा है ना कि कितने मोल खत्म हुए डिवाइड बाय कितने लिए थे। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे। चलो साहब, डन। अगला सवाल दे दूं?
करो बेटा, इस सवाल को सॉल्व करो। केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम के सवाल करने के लिए थोड़ा ना आपको एक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, एंड दैट अप्रोच इज अलर्ट वाली अप्रोच। एकदम सिंसियर होकर सवाल करना, अलर्ट रहना। केमिस्ट्री जितनी आती है सारी एक जगह पे लगा देना, ऐसा। ये बहुत अच्छा सवाल है, करो अच्छे से। आंसर आ गया। अरे ये तो इंटीजर टाइप सवाल भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। हाँ विवेक बाबू, अल्फा तो बता दो, क्या? अल्फा तो बता दो। अरे यार अल्फा नहीं लिखा क्या मैंने? तो नहीं दिया होगा सवाल ने। हाँ हर्ष, बातें मत करना, सवाल बताना तो बताना, बोलो। सर 8 आया। ओ गलत है गलत है। जी। इतना आसान सवाल होता तो मैं अपने क्लासरूम एग्जाम्पल्स में क्यों लेता इसको। चलो करवा दूं, अब तुम लोगों ने बछीड़ खा लिया बहुत, इधर ध्यान दे लो। है बहुत फुद्दू सवाल बट लॉजिकल है। चलो रिएक्शन उठाते हैं। भाई पूरे साल तुमने वेट किया था इस चैप्टर का मुझसे पढ़ने के लिए, तो मेरा फर्ज बनता है ना तुम्हें अच्छा पढ़ाना। तो चलो फिर करते हैं। बस इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, मतलब जो मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ ना, इसके बाद बचते नहीं है कंसेप्ट, बस फिर आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। सोचते हैं बेटा, इधर देखो आप सब लोग काम बंद करके। 1 मोल अमोनियम कार्बोनेट लिया था, अच्छी बात है, 1 मोल लिया था, खुशी की बात है। साम्यावस्था पर गैसों के द्वारा लगाया गया दाब 6 एटमॉस्फेयर है। अच्छा, मैं एक चीज समझता हूं आप लोगों के साथ। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे ये कितना भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये कितना भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सॉलिड है, हम इसको काउंट वैसे भी नहीं करने वाले। तो इक्विलिब्रियम पे गैसेस कौन सी हैं हर्ष? इक्विलिब्रियम पे 2 ही गैसेस हैं बेटा, एक तो अमोनिया गैस है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर होगा उससे डबल अमोनिया का होगा, क्योंकि ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। तो मान लेते हैं कि CO2 का प्रेशर P है, प्रेशर ही मान रहा हूं डायरेक्ट, पार्शियल प्रेशर, पार्श्व दाब जो भी आप कहते हो, कि इसका पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं P है। तो अमोनिया का कितना होगा? 2P होगा। हेलो, सही है? इसका तो प्रेशर होगा नहीं, मैं प्रेशर की टर्म्स में लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिख रहा हूं कि अगर इसका P है तो इसका 2P होगा, इसका कुछ होगा नहीं, 0 होगा इसका प्रेशर। तो अब इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कैसे लिख सकते हैं? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना हुआ? 2P + P, और ये कितना दे रखा है सवाल ने? 6, 2 एटमॉस्फेरिक। चलो अब Kp लिखो। Kp पूछा है ना, Kp क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय 1, क्योंकि सॉलिड का तो होता नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है? 2P, 2P मतलब P कितना है? 2 एटमॉस्फेरिक, तो 2 × 2 4, 4 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड P कितना है? 2, 32 एटमॉस्फेरिक क्यूब, यूनिट हो गई 32 एटमॉस्फेरिक क्यूब। दैट्स इट। आपको इसमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं थी, अल्फा बेल्फा कुछ भी नहीं चाहिए था इसमें, ऐसा है। अब इस बात को समझें कि ये जिस अप्रोच से ये सवाल सॉल्व हो रहा है, इस अप्रोच का जन्म केवल तुम्हारे दिमाग में हो सकता है। इसको मैं कितना ही पढ़ा लूँ कॉपी में लिखवा नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी कंसेप्ट काम में नहीं लिया जो आपको पढ़ाया नहीं हो, सब वही कंसेप्ट है। तो इक्विलिब्रियम के सवालों में बुद्धि का प्रयोग थोड़ा होता है, तो सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, बन जाएंगे सवाल।
ठीक है बेटा। चलो इसी बात पे एक और सवाल करो, इसमें भी बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से। एक बात ध्यान रखना, ऐसे ओरली बता रहा हूँ, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने भले ही अभी नहीं पढ़ा है, पर उसकी बेसिक बातें सुन लो। जितनी गैसें परसेंटेज में होंगी उतना ही उनका मोल का रेशियो होता है, और जितना मोल का रेशियो होता है उतना ही उनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है। जैसे मान लो कोई गैस 20% डिवाइड बाय 30% है, तो उनका पार्शियल प्रेशर भी 20% डिवाइड बाय 30% होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा, 2/3। जैसे मैं आपको बोलूँ दो गैसें हैं एक मिक्सचर के अंदर, एक 20% है एक 30% है, तो मोल का रेशियो क्या होगा, 20/30, और वही उनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है, मतलब 2/3। ये एक हिंट है, करिए सवाल को। वही बच्चा कह रहा था कि उसको कुछ नोट करना था, कर लो भाई। अब आपसे सवाल बन जाना चाहिए, बहुत टफ सवाल नहीं है ये। जो मैंने बात बताई उसको याद रखिएगा बस। विनीत भैया फोन वो चलाइए, कलम चलाइए। हुआ सवाल? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। विवेक भैया का हो गया है, पूछते हैं। बताइए विवेक भैया कैसा हुआ? 1.44। 1.44 कैसे किया? ओ केपी बराबर होता है, मतलब प्रोडक्ट का प्रेशर बटे रिएक्टेंट का प्रेशर। तो 45% वाष्प दाब है H2 का, तो 55% H2O का हो जाएगा। वेरी गुड। तो वाष्प दाब अगर मतलब चाहे प्रेशर में लिखें चाहे मोल में लिखें तो दोनों का अनुपात होगा 55/45, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री गुणांक 2 है तो वो पावर में चली जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, तो 55/45 का स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट है, वेरी गुड। म्यूट कर लो। चलो साहब देखो कैसे करेंगे।
SnO2 ये रिएक्शन है आपके पास। सो म्यूट कर लो बेटा, दिस इज द रिएक्शन। अब इसमें जैसे अपन देखें एट इक्विलिब्रियम H2 गैस का 45% है। देखो भाई टोटल 2 ही तो गैसें हैं इक्विलिब्रियम पे, ये गैस है नहीं, ये गैस है नहीं। अगर ये 45% है तो ये कितना हुआ 55%। फिर मैंने आपको हाँ इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc भी आपस में बराबर है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल Kc पूछा कि Kp पूछा। क्यों? क्योंकि Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng कितना है इस केस में 0 है, तो ये टर्म हट जाती है। तो यहाँ पे Kp इज इक्वल टू Kc है, तो आप Kp निकालो Kc निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक पॉइंट है, छोटा सा बता दिया मैंने आपको। हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 में आपको बता के गया था पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट। तो कितना हुआ 45 डिवाइड बाय 55, यही इनके पार्शियल प्रेशर का होगा। ये कंसेप्ट याद रखना है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है बेटा। चलो जी अब Kp कैलकुलेट कर लो। तो Kp कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, प्रोडक्ट में गैस कौन है H2O, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का होल स्क्वायर डिवाइड बाय इधर गैस कौन है बेटा H2 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल स्क्वायर। चलिए अब करते हैं, तो बस हो गया। हो जाएगा पक्का? ठीक है, अब आप सवाल ट्राई कीजिएगा और जितना अच्छे सवाल कर सकते हैं उतना अच्छे सवाल कीजिएगा। दैट्स इट। मैंने अपना सारा ज्ञान जो मेरे पास था ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको दे दिया। नाउ इट्स योर टर्न टू वर्क हार्ड। अगली क्लास में अपन समाप्त करेंगे इस चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, चलो दिन के 100 सवाल कम से कम लगाओ। अटल बैच के बच्चे हो, आपके पास और कोई काम है नहीं, 100 सवाल कम से कम लगाओ। हर सवाल को समय सीमा के साथ करने की कोशिश करो, है ना। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट के हिसाब से करो। जैसे एक सवाल आपने किया तो सवाल 2-2.5 मिनट में होना चाहिए। जजमेंट लो सवालों का, जैसे 1 घंटा है तो 1 घंटे में 25 सवाल लेके बैठ गए आप। 25 सवाल ले लो 1 घंटे में, तो 2 मिनट से थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे जेई में मिलता है आपको। 25 सवाल लेकर के बैठ गए, 1 घंटे तक उनको किया। 1 घंटे बाद देखा कितने सही कितने गलत। यकीन मानो रोज़ टेस्ट की तरह हो जाएगा ये, और एग्ज़ाम में भी उतने ही सवाल बनेंगे आपसे। सिलेबस बहुत ज़्यादा हो चुका है, बचा हुआ हो जाएगा। यकीन मानो जितना सिलेबस हो रखा है अगर उसको भी समेट के अच्छे चले गए तो मज़ा आ जाएगा आपको। आप इस बात को समझ रहे हो ना कि ये जो चीज़ आपको डेली एड ऑन हो रही है आपके लाइफ में, इसका मज़ा तभी है जब आप सवाल की प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो होगा क्या, मैंने तो पढ़ा दिया, एग्ज़ाम में कोई ऐसा सवाल आ जाएगा इस टाइप का, और पढ़ाया हुआ भी वेस्ट चला जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। जस्ट डू द प्रैक्टिस। अभी कम से कम दिन के 15 घंटे पढ़ो, कम से कम 15 घंटे, क्लास मिला करके बोल रहा हूँ मैं। 8 घंटे आपका सोने का आप रख सकते हो, है ना। 1 घंटे में अपने बच्चे को जो सारे काम करने हैं, ठीक है। खाना खाते खाते रिवीजन कर लो। खाना खाना एक सेरेमनी की तरह नहीं होना चाहिए आपके लिए, जिंदा रहने के लिए होना चाहिए। खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते कुछ पढ़ लिया, ऐसे अगर अगले 20 दिन गुजारोगे तो मज़ा आ जाएगा। सिलेक्शन तभी होगा और बहुत अच्छे से तुम्हारी परसेंटाइल आएंगे, चिंता मत करो। ये चीज़ है, ठीक है। और डेली मोटिवेटेड रहो। मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, जब हम खुद के साथ बात करते हैं तो हम मोटिवेशन में रहते हैं। खुद को जब बात करके हम खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना तो मोटिवेट रहते हैं। सुबह उठ के मेडिटेशन करो, योगा करो, प्राणायाम करो, भक्ति करो थोड़ी सी, इट्स इम्पॉर्टेंट। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने आँख बंद करके कम से कम अपने गोल के बारे में 2-3 मिनट सोचो कि मेरा गोल क्या है, तो आप एक जगह पर अलाइन हो पाओगे, ठीक है ना। चलो बाय बाय। अगली क्लास में ख़त्म कर लेंगे चैप्टर को। फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं, या तो वेव्स या फिर फ्लूइड्स, ऐसा कुछ करेंगे। ओके।